वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आज हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। तो सबसे पहले आज के टॉपिक में टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं स्केलर्स के बारे में एंड वेक्टर्स के बारे में। देखिए, एक होती है स्केलर्स क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? सपोज कीजिए कि आपको दिया गया है एक 5 kg वेट, आपको बोल दिया गया एक 5 kg वेट और साथ में इसके साथ कितना 2 kg वेट। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7 kg वेट। क्यों? क्योंकि जब आपने स्केलर्स क्वांटिटी को ऐड किया तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, क्योंकि 5 kg मास, ये 5 kg किसी बॉडी का क्या था? मास, और मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए जैसे ही आप इसको डायरेक्ट ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 7 kg के बराबर। इसके पास यूनिट तो है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना 5, इसके पास यूनिट कितनी है केजी, किलोग्राम में, बट इसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अगर किसी के पास डायरेक्शन नहीं होती तो उस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता, आप उसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। जैसे आपको यहाँ पे एक नंबर्स को ऐड करते, कोई बोले 5 + 7, आपको दोगे 12। जैसे मास 5 kg + 2 kg, ये 7 kg हो जाएगा। दिस इज द डायरेक्ट एडिशन एज लाइक ए नंबर इन द केस ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी, बट इन द केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी वी कैन नॉट ऐड डायरेक्टली। अगर ये मास वेक्टर क्वांटिटी होता है नहीं, अगर होता तो आप डायरेक्ट इसको 7 kg के बराबर नहीं लिख सकते हो। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है द क्वांटिटी विच हैव, वो क्वांटिटी विच हैव, जिसके पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन होती है, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास यूनिट होती है, एंड बट नॉट हैव डायरेक्शन, बट नॉट हैव डायरेक्शन। आपको याद रखना है कि इसमें क्या डिफरेंस होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और जिसके पास यूनिट होती है, बस उसके पास क्या नहीं होती? डायरेक्शन नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर आपको कोई बोले वेट, मास, अगर बोले आपको 7 kg, 7 आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, और kg क्या हो गई? उसकी यूनिट, बट इसके पास कोई डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्केलर। प्लस क्या होता है इनके साथ साथ? ये फॉलो करती है, ओबे करती है लॉ ऑफ अलजेब्रा को, लॉ ऑफ अलजेब्रा को, इसको भी फॉलो करती है, ओबे करती है। कैसे? अगर आपको वेट दे दिया जाए एक 7 kg, एक 2 kg, आप इसको क्या कहोगे? 9 kg के बराबर। तो इसने लॉ ऑफ अलजेब्रा को भी क्या कर लिया? फॉलो कर लिया। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी? द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट, बट नॉट हैव अ डायरेक्शन, बट लॉ ऑफ अलजेब्रा को भी फॉलो कर सकता है। ये उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है द क्वांटिटी विच हैव, द क्वांटिटी विच हैव, जिसके पास क्या क्या होती है? विच हैव डायरेक्शन, एडिशन क्या आ गया? डायरेक्शन। इस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं थी, इसके पास डायरेक्शन आ गई, यूनिट भी आ गई, और इसके पास मैग्नीट्यूड एंड ओबे लॉ ऑफ अलजेब्रा, एंड ओबे लॉ ऑफ अलजेब्रा। ये सब चीजें इसके पास होती हैं। तो क्या खास बातें हो गई यहाँ पे? खास बात ये हो गई, इन दोनों में डिफरेंस क्या आया? स्केलर क्वांटिटी के पास यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है, बट वेक्टर क्वांटिटी के पास एक एडिशनल डायरेक्शन आ गई। मतलब ये हुआ किसी चीज को ये पहचानना है कि वो स्केलर है या वेक्टर है, तो उसकी पहचान डायरेक्शन से होती है। जिसके पास डायरेक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, और जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगी उसको हम कहेंगे स्केलर। अब बात कीजिए, अगर आपको कोई बोले कि वेलोसिटी, अगर आपको कोई बोले वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होता है? मान लिया कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, तो आप ये पता करोगे कि सर किस डायरेक्शन में जा रही है? वो साउथ डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, ईस्ट में जा रही है, वेस्ट में जा रही है। इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाती है? एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है। स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड मैटर करता है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी, यूनिट भी, सब एक साथ जो है उसके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए इस क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं, इस क्वांटिटी को स्केलर कहते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी हैव अ डायरेक्शन बट स्केलर क्वांटिटी डज नॉट हैव अ डायरेक्शन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ वी टेक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? अगर कोई बोले रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी किसी भी डायरेक्शन में।
आप ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आप ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। किसी भी डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये इसकी क्या हो जाएगी, टेल, ये इसका हो जाएगा हेड, टेल टू हेड। अगर मैं इस पी को पॉइंट पी कहूं और इस पॉइंट को पी डैश कहूं तो आपको ये पी डैश क्या हो जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा। अगर आपको कोई बोले कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कीजिए तो वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन का सिंपल सा मेथड होता है टेल टू हेड, एक एरो से डिनोट किया जाता है। ये इसका टेल होता है, ये हेड होता है, और पी डैश यहां पे क्या है, वेक्टर है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। अब आपने बोल दिया कि भाई रिप्रेजेंट कर दिया, स्केलर क्वांटिटी मैंने बता दी, वेक्टर क्वांटिटी मैंने बता दी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस बता दिया। जिसके पास डायरेक्शन हो उसको वेक्टर कहते हैं, डायरेक्शन नहीं हो उसको क्या कहेंगे, स्केलर। अब क्या कहता है कि मान लिया जाए ये दो है, एक वेक्टर ए ले लिया मैंने, इसका नाम ए वेक्टर दे दिया, इसको इस तरफ दे दिया बी वेक्टर। मैंने दो वेक्टर लिए, उसमें से एक वेक्टर का नाम ए रखा, दूसरे वेक्टर का नाम बी रखा। अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल कौन से वाला होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। तो आप बताइएगा कि एंगल बिटवीन ए एंड बी स्मॉलर एंगल, बिकॉज क्यों, क्योंकि एक एंगल तो ये है और एक एंगल ये भी तो है ना। यहां पे दो एंगल दिखाई दे रहे हैं आपको ए और बी के बीच। द फर्स्ट वन इज दिस एंगल थीटा एंड द सेकंड एंगल इज दिस एंगल, द एरो वी डिनोट बाय दिस एरो, दिस इज द सेकंड एंगल, बट वी टेक ओनली द स्मॉलर एंगल। हमेशा हमें छोटे वाला एंगल लेना है। ये जो एंगल है ये कौन सा, छोटे वाला, और ये एंगल है बड़े वाला। जब भी दो वेक्टर की बात करो तो उन दोनों वेक्टर के बीच आपको स्मॉलर एंगल बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कि एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, इसमें एंगल थीटा है, ठीक है। एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, इसमें एंगल ये थीटा रहा। अब एक एंगल ये भी बन रहा है, एक एंगल ये भी बन रहा है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन सा एंगल है, थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2, कौन सा एंगल सही है। तो आप बताओगे कि सर थीटा 1 सही है। क्यों सही है, क्योंकि थीटा 1 स्मॉलर एंगल है, थीटा 2 कैपिटल एंगल है, इसलिए हमें दो वेक्टर्स के बीच एक स्मॉलर एंगल लेना। आपको ऐसे ऐसे चार ग्राफ देके पूछ लेगा कि इन दोनों वेक्टर के बीच कौन सा एंगल सही है। तो आपको बताना यहाँ पे कौन, यहाँ पे भी ये सही है क्योंकि ये स्मॉल है और ये बड़ा है, और हमेशा हमें क्या लेना, स्मॉलर एंगल लेना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब वेक्टर की बात करोगे तो वेक्टर्स के अंदर हमेशा क्या लिया जाता है, स्मॉलर वेक्टर। अब इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में जैसे कि सबसे पहले आपको कोई पूछेगा इक्वल वेक्टर, कोई कहेगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कैसे हो जाएंगे, ये दो, इन दोनों को ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसको इक्वल वेक्टर कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम है। इसका मैग्नीट्यूड अगर 5 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 5 है। देख रहे हो दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है। एक होता है सेकंड को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर का मतलब इस पॉइंट से वेक्टर ए चल रहा है, इस पॉइंट से वेक्टर बी चल रहा है, तो जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, क्या को इनिशियल, को माने सेम, इनिशियल माने इनिशियल पहला, तो इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। इक्वल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। यहां पे खास बात है आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर जानने की। जो इंपॉर्टेंट वेक्टर है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर वो होता है जिस दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच एंगल कितने का, 90 डिग्री, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। व्हेनेवर टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर टू वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे को, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर। इंपॉर्टेंट वेक्टर है, क्वेश्चन में आपको दे देगा कि वी हैव ए टू वेक्टर ए एंड बी एंड दिस some value of a and b and they are orthogonal to each other, find out the value of alpha beta gamma। आपको ये दे देगा वेक्टर a is equal to 1i plus 2j plus में 0k, b वेक्टर की वैल्यू आपको दे देगा 8i plus 8j plus alpha k। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, दिस इज द अल्फा। इस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो कब, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे को ऑर्थोगोनल हो। तो आप समझ जाना, ऑर्थोगोनल बोलते ही ए और बी के बीच कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। वो आगे सिखाएंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो बड़ा ही सिंपल बात है कि ए और बी वेक्टर के बीच अगर एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। सिमिलरली वी कंसीडर दैट कोप्लेनर वेक्टर, वी कंसीडर कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, व्हाट इज द कोप्लेनर वेक्टर? कोप्लेनर वेक्टर इज द वेक्टर व्हिच हैव सेम प्लेन। जैसे कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी,
ये दोनों वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है, वन प्लेन, इन वन प्लेन, दोनों वेक्टर अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। ये दोनों वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, दिस इज द प्लेन ऑफ ए बोर्ड, और इस बोर्ड के प्लेन में जो दो वेक्टर लाई कर रहे हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। वेक्टर ए जिस प्लेन में है उसी प्लेन में वेक्टर बी है। दिस इज द बोर्ड एंड बोर्ड का एक प्लेन मान लो, तो इस बोर्ड के प्लेन में दोनों वेक्टर हैं, मेरा हाथ है एक वेक्टर और ये दूसरा हाथ दूसरे वेक्टर को डिनोट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है एक नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है ए, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो दूसरा वेक्टर काम करे उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर। इफ वेक्टर ए वर्क इन द सिंगल डायरेक्शन देन द अपोजिट वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। इस ए के अपोजिट, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसको मैं पॉजिटिव वेक्टर बोल रहा हूं, तो इसके अपोजिट ये है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, नेगेटिव वेक्टर कहूंगा। तो आपको ये पता होना चाहिए नेगेटिव वेक्टर ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट वेक्टर है, जैसे कि मैंने ऑर्थोगोनल वेक्टर करा वैसे एक इंपॉर्टेंट वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, एंड दैट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। और इसकी कुछ खास बातें हैं, ये 11th में और 12th में आपको हर जगह काम आएगी। मैं आपको बता दूं कि दिस इज द डिसाइडिंग ईयर ऑफ योर क्लास, और सीरियस होकर आप इसको पढ़ोगे और कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहोगे। साथ में मैं बता दूं वेक्टर और क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में आप अपने जो आज का लेक्चर है, ये पूरा जो टॉपिक में होगा वेक्टर का, ये आपको 11th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा कि कैसे हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं। अगर आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम इजी हो जाती हैं। 20 से 30% तक फिजिक्स इस स्केलर और वेक्टर का आपको मुश्किल लगती है। आपको ये लगता है कि जहां पे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी इंक्लूड हो जाती है तो आपको उसमें मुश्किल बन जाती है, तो इसलिए कहता हूं इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। आज नेक्स्ट बताएंगे यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं या तो आर से, और या एन से। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड। जिसके पास क्या होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर की खास बात यही होती है कि इसके पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिंगल होता है, 1 के बराबर होता है, यूनिट के बराबर होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, यूनिट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो आर से लिखता है, कोई इसको एन से लिखता है, आर वेक्टर या फिर एन वेक्टर से इसको डिनोट किया जाता है। अब इसके बाद इसकी जो वैल्यू होती है यूनिट वेक्टर की, वो जो वैल्यू क्या होती है, एन वेक्टर अपॉन में इसका मोड। व्हाट इज द मोड? मोड ऑफ एन है। व्हाट इज द मोड? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे कि मैं कहूं 5 kg, 5 kg अगर मैं लगा दूं, जैसे मैं लिख दूं ये मास लिखा था, या मैं लिख दूं वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। आपको पता है वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। पहले उसकी प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो हमने वहां पे बताया था, उसी का यूज किया। तो अगर कोई लिख दे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो मतलब है 10 के बराबर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। इसको कहते हैं मोड। ये दो सिंबल होते हैं दोनों को मोड कहते हैं, और मोड लगाते ही आपको ये क्वांटिटी पता करनी होती है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, जैसे यहाँ पे 10 है। तो इसी प्रकार यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर, दिस इज द वेक्टर अपॉन में उसका मोड, वेक्टर अपॉन मोड, मोड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड, मोड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। दिस अगर मैं इसको आर से डिनोट करता, किससे डिनोट करता, आर से, तो मैं लिखता इसको आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मोड, ऐसे। तो ये यूनिट वेक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूनिट वेक्टर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ वेक्टर, ये इसकी वैल्यू होती है। क्या होती है, वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर। एन से डिनोट किया तो एन वेक्टर अपॉन एन, आर से डिनोट किया तो आर वेक्टर अपॉन आर। इसकी 4 प्रॉपर्टी होती है यूनिट वेक्टर की, ओ यू एन वी। ओ का मतलब होता है आउटवर्ड, हमेशा ये किसी भी सरफेस के आउटवर्ड काम करता है। ओ का मतलब क्या, आउटवर्ड। यू का मतलब यूनिट वैल्यू, पहले ही बताई, विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड। एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर होता है। और वेक्टर ये खुद ही है, ठीक है। तो ओ यू एन वी की 4 प्रॉपर्टी होती है यूनिट वेक्टर की, ओ यू एन वी। एक तो होता है आउटवर्ड, मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर अगर काम करेगा उस पे आउटवर्ड काम करेगा। दूसरा होता है यूनिट वैल्यू होती है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, और इसका जो है वेक्टर, इसका खुद का एक नाम है। जैसे कि मान लीजिए सरफेस है,
ये सरफेस का इस तरफ वाला हिस्सा इनवर्ड है, बाहर वाला हिस्सा आउटवर्ड। देखिए ये बोर्ड है, समझ लीजिए ये पूरा बोर्ड के अंदर वाला हिस्सा ये और बाहर वाला हिस्सा ये। अगर मैं कोई पूछे कि इस बोर्ड का एक यूनिट वेक्टर बनाओ तो दिस पेन डिनोट द यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर देख सकते हो, ये यूनिट वेक्टर है, ये एंगल बना रहा है इसके साथ 90 डिग्री और बाहर की डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, देखिए नॉर्मल है, वेक्टर ये खुद है, इसका मैग्नीट्यूड 1 और सरफेस के आउटवर्ड है ये रहा। अगर आपको कोई बोले दिस इज द सरफेस, तो इस सरफेस के आउटवर्ड में एक यूनिट वेक्टर काम करेगा एन। इनवर्ड नहीं होना चाहिए, हमेशा आउटवर्ड होना चाहिए। ये अगर इन आउटवर्ड का है तो ऐसे वेक्टर हो जाएगा। तो ये थी हमारी यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी, बहुत काम आएगा, 12th क्लास में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये सब हमने यहाँ पे अभी तक स्टडी किया है। अब हम कुछ वेक्टर लेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। दिस इज पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर क्या कहते हैं? कुछ अलग अलग टाइप के वेक्टर लेंगे हम अब की बार, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में क्या होता है कि मान लिया जाए कोई प्लेन लिया मैंने, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। आप सब बच्चों को पता है कि 3 डायरेक्शन होती है हमारे पास, एक्स, वाई और तीसरी क्या होती है, जेड डायरेक्शन होती है। तो मैंने इसमें से 2 डायरेक्शन ली, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। यहां पे कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट के ऊपर एक ये वेक्टर है R, ये ऐसे देखो डिनोट कर दिया। अभी बताया था ये वेक्टर का क्या है, टेल, ये वेक्टर का कौन होगा, हेड, और टेल टू हेड रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द पॉइंट O। टेल टू हेड रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, वेक्टर। अभी भी रिप्रेजेंट करना सिखाया था, ये टेल होती है इसकी और ये क्या होता है, हेड होता है। इसका क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये बताया था। तो उसी प्रकार हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया और रिप्रेजेंट करने के बाद जो R हमारे पास आया, ये जो OP, जैसे हमने माना था P डैश, इस P डैश को अगर मैं R लिख दूं तो ये R क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। दिस R इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, तो आप बता दीजिए XY प्लेन है, कोई P पॉइंट प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, एक प्लेन है, उस प्लेन में P पॉइंट प्रेजेंट है और उसको जो डिनोट करता है वेक्टर, उसी को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लीजिए ये P पॉइंट है, एक बॉडी यहां से चल के डिस्प्लेस होके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस हो गई। तो यहां से यहां पे कोई बॉडी गई P डैश के ऊपर, तो ये पॉइंट R1 पोजीशन वेक्टर, दिस इज R2 पोजीशन वेक्टर। अभी भी बताया था ना पोजीशन वेक्टर, तो ये क्या होगा, R1 पोजीशन वेक्टर, ये R2, और ये दोनों का रिजल्टेंट जिसको हम क्या कहेंगे, R12। क्या बताया, दिस इज द R1 पोजीशन वेक्टर, दिस इज R2 पोजीशन वेक्टर। वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, इस R के ऊपर सिंबल लगा के, ये R के ऊपर ऐसा सिंबल लगा के। वेक्टर है, स्केलर है तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर ये सिंबल हम लगा देते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। मैंने अभी भी बताया था, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। R यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, तो इस R पोजीशन वेक्टर को मैं ऐसे डिनोट करूंगा। अब क्या किया मैंने, इस P पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर R1, दिस इज द R1 फॉर P1। सिमिलरली P डैश पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर R2, तो इसके ऊपर भी ये सिंबल लगा दिया। अब बॉडी यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुई, तो R12 इज, ये R12 ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रही है तो उसको दिखाने के लिए जिस वेक्टर का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Whenever a body move from one point to another point, P point to P dash, then we denote this their displacement by a vector is called displacement vector। फिर हम इसको डिनोट करते हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर से, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं स्टूडेंट। तो here R12 is displacement vector। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का एडिशन। ठीक है, अब तक हमने क्या किया था, हमने वेक्टर को क्या होता है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, उसके रिप्रेजेंटेशन कैसी, उसके बीच एंगल कितना होगा, कितने टाइप के होते हैं, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम बात करते हैं एडिशन की, एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर आपको कोई 2 वेक्टर गिवन है, उनको कैसे ऐड करोगे। अभी तक तो सिंगल की बात कर रहे थे, एक वेक्टर आपको दे दिया, अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर दे दे, 2 दे दे, 3 4 5 या 2 वेक्टर दे दे, उनको कैसे ऐड करेंगे, तो उसको कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर का सबसे पहला मेथड हो जाएगा
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड मेथड हो जाएगा पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ, और थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीगन लॉ। ठीक है, ये तीनों मेथड है। सबसे पहले ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मैं आपको एडिशन दिखाऊंगा और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी मैथमेटिकल तो नेक्स्ट में करेंगे, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको मैं एडिशन करना सिखाऊंगा। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या होगा, मान लिया जाए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर है बी, दिस इज द वेक्टर बी, दिस इज द वेक्टर ए। अब ट्रायंगल कैसी होती है, ट्रायंगल तो ऐसी होती है, यही तो होती है ना ट्रायंगल। देखिए ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये ट्रायंगल होती है। अब क्या किया हमने, दो वेक्टर बना दिए, दो टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की तीन साइड होती हैं, कितनी साइड होती है ट्रायंगल की, तीन। देखिए तीन साइड होती है ट्रायंगल की, ये बना दी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना दी मैंने। जरूरी नहीं है राइट एंगल बनाओ, वो राइट एंगल हो भी नहीं, वो कुछ ऐसी ट्रायंगल हो, ये राइट एंगल नहीं है तो ये हमने राइट एंगल ली। इसकी तीन साइड होती हैं, एक दो तीन, तो हमने दो साइड को वेक्टर मान लिया, पहली साइड को ए, दूसरी साइड को बी। जो इसकी थर्ड साइड होगी वो रिजल्टेंट देगी आर। क्यों रिजल्टेंट लिखा, क्योंकि जब हम एक से ज्यादा वेक्टर लेते हैं तो उनका हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए कि इन दोनों को मिला के क्या आएगा, उसी को कहते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या बताया, इससे पहले हम एक वेक्टर से डील कर रहे थे, ए वेक्टर ले लिया या फिर एक बी वेक्टर ले लिया। अब हमारे पास हो गए दो वेक्टर, अब दोनों को मिला के एक नई चीज आएगी जिसको हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट कहेंगे। तो इस आर वेक्टर को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। और इस आर को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहां पे ऐसे नहीं कि पाइथागोरस में होता आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है। यहां पे क्या करना है, वेक्टर की फॉर्म में सिंपल रिप्रेजेंट करना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर आपको कोई कहे इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप लिख सकते हो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, इसकी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, जो आप पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हो वो मैग्नीट्यूड फॉर्म होती है उसकी, और हमें किस में चाहिए, वेक्टर फॉर्म में। इसलिए हम इसको लिखते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमने क्या किया है कि एक ट्रायंगल ली, उस ट्रायंगल की दो साइड को वेक्टर मान लिया, तो उसकी थर्ड साइड क्या देगी, रिजल्टेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसकी अगले में डेफिनेशन भी करवाऊंगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कराऊंगा। यहां पे समझा रहा हूं, इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल एक्ट एज ए वेक्टर ए एंड बी, देन थर्ड साइड गिव्स द डायरेक्शन। जो उसकी तीसरी साइड होगी वो क्या देगी, डायरेक्शन। इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड, इसका रिप्रेजेंटेशन था पहला, सेकंड क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ये हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, आपको पता है पैरेललोग्राम कैसा होता है। ये वेक्टर ए हो जाएगा, दिस इज द वेक्टर बी। ठीक है, इसका ये वेक्टर, दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, and this is the resultant R, and we make it like this is the parallelogram। यही तो होता है ना पैरेललोग्राम, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, ऐसे टाइप का होता है। तो दोबारा से मैं बता देता हूं कैसे किया हमने। एक वेक्टर मान लिया A, दिस इज द वेक्टर A, दूसरा वेक्टर हमने मान लिया B वेक्टर। अब हमने क्या किया, जैसे पहले किया था, टू साइड ऑफ ट्रायंगल एक्ट एज ए टू वेक्टर एंड थर्ड साइड गिव्स द डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। सिमिलरली टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एक साइड ये एक साइड ये, दोनों को हमने क्या मान लिया, टू वेक्टर, देन डायगोनल एलिमेंट गिव्स द डायरेक्शन, रिजल्टेंट। तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा ये वाला, ये क्या देगा, हमें रिजल्टेंट देगा। क्या बताया, टू साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम एक्ट एज ए वेक्टर, two side of parallelogram act as a two vector A and B, then diagonal element of a parallelogram gives the direction of a these two vector। तो ये हो गया। अब देखो इसको ऐसे डिनोट करूं मैं, ऐसे और ऐसे करूं, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर। अगर ये वेक्टर B है तो ये वेक्टर B, ये वेक्टर A है तो ये वेक्टर B है। अब रिजल्टेंट देखिए, इस ट्रायंगल को फिर से ट्रायंगल लेता हूं, तो रिजल्टेंट A इज इक्वल टू में R इज इक्वल टू रिजल्टेंट A प्लस रिजल्टेंट B, इसका और इसका सम, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। अब फिर से हो गया ना वही, अगर मैं इसको भूल जाऊं तो वही ट्रायंगल बन गया। तो R वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिमिलर क्या होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। पॉलीगन लॉ क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा साइड हो, ऐसे ये हो गई, और ये क्लोजिंग साइड। ये पॉलीगन की सभी साइड क्या करती है, वेक्टर का काम करती है। ये वेक्टर A हो गया,
ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, ये वेक्टर डी हो गया, ये इनका रिजल्टेंट है आर। तो क्या होगा, अब मैं सबसे पहले लेता हूं देखो इनका, इस वेक्टर का और इस वेक्टर को मैं कह देता हूं R1। तो R1 दिस इज द ट्रायंगल, वेक्टर ए वेक्टर बी, और ये ट्रायंगल बन गई। अभी अभी मैंने ट्रायंगल ला सिखाया था आपको, वेक्टर ए वेक्टर बी और इसका रिजल्टेंट आर को मैं क्या लिख रहा था, ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब ये क्लोजिंग टॉपिक है, इसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे, बाकी सब अलग। तो ये क्या बन गई, देखो ये वाले मैं बता रहा हूं, इस पॉइंट से इससे ये पूरा क्या बन गया, ट्रायंगल। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, R1 की वैल्यू जैसे यहां पे किया था। अब सिमिलरली मुझे क्या करना है, सिमिलरली नेक्स्ट में निकालता हूं इसके लिए, देखो ये ट्रायंगल बनानी। अब कौन सी ट्रायंगल बनाई मैंने, ये ट्रायंगल यहां से चल के यहां से यहां तक, इसको रिजल्टेंट को R2 कह देता हूं। क्या होगा रिजल्टेंट, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। सबसे पहले क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू R1, ये ट्रायंगल। अब की बार कौन सी ट्रायंगल ली, यहां से चल के यहां पे गया और यहां पे गया ये ट्रायंगल। इसमें क्या हो जाएगा, एक साइड है a वेक्टर प्लस b वेक्टर और तीसरी साइड कौन है, c वेक्टर, हो गया। अब इसके बाद क्या, हमने एक और ट्रायंगल लेनी, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीसरा यहां पे मिलेगा जाके, ये 3 पॉइंट। इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट r वेक्टर। एक साइड तो ये बन गई इसकी, दूसरी साइड ये बन गई, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो दिस इज द पॉलीगन। हमेशा पॉलीगन नाम में क्या होता है, जितनी भी साइड होते हैं उन सब का सम, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। किया कैसे है, सबसे पहले इस ट्रायंगल को उठाया, इसमें वेक्टर a प्लस बी बन गया। अब कौन सी ट्रायंगल ली, यहां से चल के यहां से जाके यहां तक, तो इसकी एक साइड a प्लस बी, पहले ये क्या साइड थी, a थी, ये b थी। अब एक साइड क्या बन गई, a प्लस बी, दूसरी साइड c, तो a प्लस बी प्लस सी। अब हमने कौन सा उठाया, यहां से चले यहां पे गए, यहां पे आ गए, ये ट्रायंगल उठा ली। इसमें अब की बार एक साइड किसका काम करेगी, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरी साइड d, तो सबका सम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर। ये होगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। थैंक यू।